इस वीडियो में हम लोग ध्वनि क्लास 9 के ध्वनि चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है टर्म 2 के एग्ज़ाम में, उसके क्वेश्चन करेंगे ध्वनि चैप्टर के। इससे पहले हम कार्य तथा ऊर्जा के 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन आने वाले हैं टर्म 2 के एग्ज़ाम में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग ध्वनि चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाला है उसको करेंगे। इससे बाहर देखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ही पढ़ लीजिएगा, बस काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ध्वनि चैप्टर, तो ध्वनि क्या होता है? ध्वनि के इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। तो ध्वनि क्या है, इसे कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों में पहुंचती है, कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। तो ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। इसे निम्नलिखित तरीके से हम उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे बोलकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, घर्षण द्वारा भी तो ध्वनि उत्पन्न होते हैं, खुरच कर, वायु फूंक कर या कंपन कराकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम ध्वनि चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे कि माध्यम क्या है, जिसको बोला जाता है मीडियम। तो देखिए, किसी भी चीज़ को संचारित होने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, उसी तरह ध्वनि को भी संचारित होने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। माध्यम क्या हो सकता है? एक ठोस हो सकता है, एक द्रव हो सकता है और एक गैस हो सकता है। तो वही है माध्यम। क्या है? द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है, मतलब जिससे होकर ध्वनि गुजरती है, माध्यम कहलाती है। माध्यम ठोस, द्रव और गैस हो सकती है। उसके बाद एक नोट हम लिखाए। नोट क्या है कि ध्वनि की वेग सबसे अधिक ठोस में होती है। ठोस में तो जैसे हो गया लोहा, हो गया स्टील, हो गया, ये सब क्या होगा? ठोस। उसके बाद होती है द्रव में होती है। द्रव हो गया जैसे लिक्विड यानी पानी, वो सब हो गया लिक्विड। फिर गैस में होती है, यानी ध्वनि की वेग सबसे अधिक ठोस में होती है तथा सबसे कम गैस में होती है। अर्थात ध्वनि के वेग की क्रम है ठोस, उससे कम द्रव, उससे कम गैस है। उसके बाद है कि नोट नंबर 2 कि निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं हो कर सकती। निर्वात यानी आसमान। आसमान में ध्वनि संचरण, ध्वनि नहीं वापस सुना, मतलब किसी भी चीज़ को हम नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं है। ध्वनि के संचारित होने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकता है। उसके बाद देखते हैं एक संपीड़न, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन क्या है। तो संपीड़न, जैसे कुछ भी पदार्थ देखते हैं उसके कोण पास में होते हैं। जैसे ठोस में ठोस में हम देखेंगे, ठोस में कोण सबसे पास में रहेगा, और जो हम गैस में देखेंगे गैस में कोण बहुत दूर रहेगा। तो जिसके ठोस में कोण पास होते हैं तो संपीड़न उसी कहते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र जहाँ कोण पास होते हैं, संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है। उस तरह है विरलन। विरलन यानी इंग्लिश में बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है जहाँ कोण दूर होते हैं। एकदम आसान है, एकदम पढ़िएगा, एकदम इसी में समझ में आ जाएगा। उसके बाद है तरंगदैर्घ्य, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। देखिए, सब हम नोट्स बनाए हैं, एकदम सरल भाषा में लिखे हैं ताकि एक बार पढ़ लेने से ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? तो 2 क्रमागत संपीड़न अथवा 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और इसे लैम्डा, जैसे इस तरीके से दर्शाया जाता है, इसको बोला जाता है लैम्डा। लैम्डा द्वारा दर्शाया जाता है। इसके ऐसा मात्रक मीटर है। जैसे बीच की दूरी है ना, तो दूरी का ऐसा मात्रक होता है मीटर, तो तरंगदैर्घ्य का भी ऐसा मात्रक मीटर है। उसके बाद है आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या है? आवृत्ति ये है कि किसी बिंदु है, उस बिंदु में 1 सेकंड में, जैसे ध्वनि को गुजरने के लिए तरंग की ज़रूरत होती है ना, तो 1 सेकंड में किसी बिंदु से कितनी तरंग गुजर रही है? 1 सेकंड में, केवल 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जितना तरंग गुजर रही है उसको हम लोग बोलेंगे आवृत्ति, यानी 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या। तो ही आवृत्ति इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या है? 1 सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली एक पूर्ण तरंग संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू इस तरह से दर्शाया जाता है, न्यू द्वारा दर्शाया जाता है। और इसका ऐसा मात्रा होता है हर्ज। हर्ज यानी HZ से इसको दर्शाया जाता है। उसके बाद है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है कि एक पूर्ण तरंग को किसी बिंदु से गुजरने में कितना समय लग रहा है, तो लगे समय को कहते हैं आवर्तकाल। और 1 सेकंड में कितना तरंग गुजर रहा है उसको बोलते हैं आवृत्ति। दोनों में यही डिफरेंस है। तो आवर्तकाल एक पूर्ण तरंग को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे T द्वारा दर्शाया जाता है। और इसका ऐसा मात्रक सेकंड है। जब समय है तो समय का ऐसा मात्रक सेकंड होता है, तो इसका भी ऐसा मात्रक सेकंड होगा। उसके बाद एक संबंध आता है प्रश्न, क्या आवृत्ति एवं आवर्तकाल में क्या संबंध है? आवृत्ति एवं आवर्तकाल में ही संबंध होता है। क्या आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, बस इतना ही है। उसके बाद है तारतम्य, इंग्लिश में बोलते हैं पिच।
तारतम्य इंग्लिश बोलते हैं पिच। तो पिच किसको बोला जाता है कि किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, हमारा मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, उसको तारतम्य कहते हैं। तो ये तारतम्य क्या है, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करती है, उसे तारतम्य कहते हैं। उसके बाद है, देखिए एक नोट लिखवाए हम कि उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि की तारतम्य उच्च होती है और निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि की तारतम्य निम्न होती है, सभी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है आयाम। आयाम किसे बोला जाता है, जिसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। तो किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विक्षेप को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे ए द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे आयाम का इंग्लिश होता है एम्पलीट्यूड। तो ए से शुरुआत हो रहा है इसलिए इसे ए द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें भी हुई है, कम आवृत्ति वाले ध्वनि की तरंग मृदु ध्वनि वाले होते हैं तथा अधिक आयाम वाले ध्वनि तरंग प्रबल ध्वनि होती है। बस इतना ही है। टर्न क्या है, तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को टर्न कहते हैं। जैसे किसी भी ध्वनि में केवल एक ही तरंग है तो उसे क्या बोलेंगे, टर्न कहेंगे। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टर्न कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न है कि स्वर क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं नोट। तो अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। बस इतना ही अंतर है। एकल आवृत्ति के ध्वनि को टर्न कहते हैं और अनेक आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। बस उसके बाद है तरंग वेव, इंग्लिश में बोला जाता है वेव वेलोसिटी। क्या है, तो तरंग की किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विदलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाता है। तो जब भी एकांक समय में बोलते हैं तो समय नीचे होता है, तो यानी वेग बराबर हो जाएगा दूरी बड़ा समय, और दूरी यानी लैम्डा और समय है टी। तो बस इतना ही है, इसे बोला जाता है तरंग वेग। उसके बाद है हम लोग का प्रश्न तीव्रता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटेंसिटी। तो तीव्रता क्या है, किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यानी किसी भी एकांक क्षेत्रफल में एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम लोग बोलेंगे तीव्रता कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है प्रबलता। तो प्रबलता किसे बोला जाता है, इंग्लिश में बोलता है लाउडनेस। तो प्रबलता ध्वनि के लिए कानों के संवेदनशील की माप है, मतलब हमारे कान में कितनी सहन शक्ति कितना है। देखते हैं ना कि बहुत ध्वनि हो जाता है तो हमारे कान सहन नहीं कर सकते हैं कि, तो कितना संवेदनशील है हमारे कानों में, उसको बोलते हैं प्रबलता। तो प्रबलता हुई है कि प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। बस इतना ही पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा रही है इतना ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज़ चलती है। तो हम लोग क्या देखे अभी कि किस में ध्वनि सबसे तेज़ चलती है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद होती है द्रव में, फिर होती है गैस में। तो इसमें है जैसे वायु, जल या लोहे। तो वायु क्या है, गैस है, तो इसमें तो सबसे कम होगा। जल एक लिक्विड है यानी द्रव है, इसमें तो कम होगा, इसके तुलना में ज़्यादा होगा इसके तुलना में। उसके बाद है लोहा। तो लोहा एक ठोस है जिसमें ध्वनि सबसे तेज़ चलते हैं। तो किसमें ध्वनि सबसे तेज़ चलेगी, लोहा में, यानी लोहे में से ध्वनि सबसे तेज़ चलती है। अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे कम किस में चलते, तो कब सबसे कम, तब वायु आंसर हो जाता है, लेकिन इसमें सबसे तेज़ पूछा तो लोहा हो जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का पार्ट 1 वीडियो। इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। उसके बाद हम और दो वीडियो शायद बन सकता है, एक पार्ट 2 और एक पार्ट 3 वीडियो बन सकता है। तो पार्ट 2 के वीडियो में भी हम कुछ थ्योरी क्वेश्चन करेंगे और एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग बोलिएगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो मैथ टाइप के क्वेश्चन आता है ना ध्वनि चैप्टर से, वो सब क्वेश्चन करेंगे। तो कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट, मतलब कौन कौन प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो सब करेंगे। देखिए कार्य तथा ऊर्जा के भी हम मैथ के क्वेश्चन अभी तक करवाए नहीं, वो बोले थे करवाएंगे, लेकिन वो भी करवा देंगे जल्द ही। तो कार्य तथा ऊर्जा का लेकिन दो वीडियो मतलब बना चुके हैं। एक पार्ट 1 के वीडियो में कुछ थ्योरी क्वेश्चन किए हैं और एक पार्ट 2 के वीडियो में कुछ थ्योरी क्वेश्चन किए हैं। अगर नहीं देखे तो सब देख लीजिएगा, बस इतना ही पढ़ना है। तो फिजिक्स में 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट, एक कार्य तथा ऊर्जा और एक है आप लोगों का ध्वनि चैप्टर। उसके बाद केमिस्ट्री का 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सेकंड टर्म एग्जाम के लिए, और बायोलॉजी के 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बस 6 ही चैप्टर आप लोगों का साइंस में पढ़ने की ज़रूरत है। तो बस वीडियो चैनल में आप लोग बने रहिए। क्लास 9 के सभी वीडियो इस चैनल में आप लोगों को मिलेगा। तो सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और लाइक किया नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।